जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज डेट है 11 मई और दोस्तों आज के डिस्कशन एनालिसिस में एडिटोरियल्स के डिस्कशन एनालिसिस में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू में से फूड रेगुलेटर की बात यहां पे हो रही है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स हैं। अगर हम बात करें फूड पैकेजिंग की, देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे क्या हमारी एज के भी जो हैं सब बहुत आजकल उनको शौक है जंक फूड खाने का, है ना। अब कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत कम है, न्यूट्रिशन के मामले में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस रहती है। अब कोई लोग नहीं इतना परवाह करते हैं कि कैलोरीज कितनी ज़्यादा है कितनी नहीं है, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ठीक है, बीपी की बीमारी हो जाती है, शुगर बहुत हाई हो जाता है। तो कैसे FSSAI जो है वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यहाँ पे एक प्रपोजल है जो FSSAI ने अभी पीछे कुछ दिन पहले टेबल किया था, कुछ एक ड्राफ्ट प्रपोजल था, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वो जो प्रपोजल है वो सही है कि उसमें और सुधार आ सकता है, कितना साइंटिफिकली प्रूवन है वो, कितना उसमें स्टडी करेगी, कितना उसमें एनालिसिस किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज़ 5 की फाइंडिंग्स अभी सामने आई हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, स्टेबल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। SY कुरैशी ने आर्टिकल लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी वोकल है SY कुरैशी, काफ़ी मुद्दों को लेकर वो बोलते रहते हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। लेकिन मजहब का कोई रोल नहीं है पॉपुलेशन के साथ, यानी कि ये जो नोशन है कि जी मुस्लिम जो है वो ज़्यादा आबादी करते हैं, ज़्यादा बच्चे करते हैं, हिंदू कम बच्चे करते हैं, ये नोशन सही नहीं है। यहाँ पे लिटरेसी की बात करी गई है कि असली मायने में अगर आपने कोई यार्डस्टिक रखना है कि कैसे आप ये फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे लिटरेसी जो है, खास करके औरतों की जो लिटरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सी रंगाराजन जी ने लिखा है, हिंदू में आया ये भी आज, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के। इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी। क्या सिर्फ रेपो रेट या CRR बढ़ाने से इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ सकती है? आफ्टर ऑल जो लोग सड़क पे जा रहे हैं, जो अगर हम आम आदमी की बात करें, कॉमन पब्लिक की बात करें, वो CPI या WPI तो नहीं खाते हैं। तो कैसे आम आदमी को राहत मिल सकती है, क्या और चीज़ें हैं, खास करके अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करें, जिसको एड्रेस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब बातें हम करेंगे दोस्तों। बाकी हमारी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, आज पॉलिटी की थी, प्रेरणा मैम ने ली थी। तो दोस्तों अगर आपने शेड्यूल देखना है तो ये शेड्यूल आपके सामने है, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने शेड्यूल भी आ जाएगा। वीक 1 का ये शेड्यूल है, वीक 2, वीक 3, अब कुछ ही टाइम रह गया प्रीलिम्स को, तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ये जो सीरीज़ है, ये जो रोज़ दोपहर को 12 बजे वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, इसको मिस मत करिएगा, रेगुलर रहिएगा। चलिए बात करते हैं, दिस फूड रेगुलेटर नीड्स टू स्टेप अप द प्लेट, रिटन बाय KR एंटनी। देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है ना। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, FSSAI ने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल रखा था जहाँ पे फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग जो है वो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर रखा जाएगा, काइंड ऑफ लाइक अ हेल्थ स्टार रेटिंग। जैसे आप AC लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, वहाँ पे स्टार रेटिंग होती है ना, उसी तरह से FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने प्रपोजल रखा है कि जो भी खाने पीने के आइटम है, बिस्किट हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी हैं, उसके सामने हेल्थ स्टार रेटिंग रखी जाएगी, ताकि कंज्यूमर को अवेयरनेस हो सके कि भाई वो कितना अच्छा है खाने के लिए, कितना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये चूज किया गया, सो दिस सिस्टम इज चूजन एज 1 आउट ऑफ द 5 मेथड्स। तो यहाँ पे IIM अहमदाबाद ने एक स्टडी करी थी महज 20,000 कंज्यूमर्स की, जिसके बेसिस पे, जिस स्टडी के बेसिस पे ये मेथड सामने आया, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सामने रखा कि इसको हम प्रपोज करेंगे। अब ऐसा पाया गया कि जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हर जगह है। इनफैक्ट अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन शायद ज़्यादा ओबीस हैं। इनफैक्ट ये जो ओबेसिटी का कल्चर हमारे यहाँ पे भी शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं अमेरिका को ही हम फॉलो जो करते आ रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें जो खाते रहते हैं, उसके कारण ओबेसिटी पैटर्न्स भी हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो जब यहाँ पे हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम फॉलो किया गया था तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी काफ़ी एक सुधार देखने को मिला, काफ़ी सुधार देखने को मिला था। और अगर हम चिले की बात करें तो चिले विटनेस्ड अ 24% ड्रॉप इन द शुगरी ड्रिंक कंजम्पशन। तो ये जो मिरिंडा, फैंटा, स्प्राइट, ये जो सब हम पीते रहते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहते हैं, शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, खास करके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ पे इंडिया है जो बहुत गरीब बच्चे हैं, मैल नरिश्ड है, मैल न्यूट्रिशन है, बहुत दुबले पतले हैं, और एक तरफ हम देखते हैं कि 10-11 साल के बच्चे, उनका इतना ज़्यादा पेट निकला होता है, तो उनका वेट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, और तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं, घर बस TV देखते रहते हैं, कंप्यूटर गेम्स करते रहते हैं। तो हेल्थ कंसर्न्स की यहाँ पे बात आती है। देखिए डेफिनेटली जो कंजम्पशन है
ये जंक फूड्स का ये हाई इन कैलोरीज हैं, शुगर है, फैट है। अब सही मायने में देखिए बहुत कम लोग, देखिए जिम जाने से मतलब ये नहीं होता कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ पता है। जिम आप दिन में आधा पौना घंटा जितना भी जाते हैं, अगर आप बाहर रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, डजंट मीन कि आप हेल्दी हैं। अब अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में इंटरेस्ट है, अगर आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्ट है, और बेशक आप जिम नहीं जाते हैं तो भी आप बहुत हेल्दी हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल यू बिकम व्हाट यू ईट, जैसे एक बहुत पॉपुलर सेइंग भी है। तो इस करके बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम अपने देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं, वैसी अच्छी बात नहीं है कि आज के टाइम में 25-26 साल के लड़के को या लड़की को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसने बहुत ज़्यादा इस तरह का मीठा खाया होता है। तो हमको बहुत ऐसे यत्न करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी जहां पे हम ये जो मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है ऑफ जंक फूड्स, अनहेल्दी फूड, इसको थोड़ा रोक सके। देखिए अब जो कंपनीज बनाने वाली हैं वो तो बनाएंगी, लेकिन हमारा काम क्या है, सरकार का काम क्या है, FSSAI का काम क्या है कि कैसे कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है कि उस पर चलो ड्यू वार्निंग ऑफ द कंटेंट्स, जो भी उसमें कंटेंट्स है, कितनी कैलोरीज हैं, क्या सब कुछ है, वो सब अवेलेबल वहां पे हो। अब WHO ने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड रखा है कि भाई कि कोई भी खाने की आइटम है, जो कोई खाने का कोई आइटम है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, बेवरेजेस की बात करें, उसमें शुगर कितना है, सॉल्ट, फैट और कैलोरीज पर 100 ग्राम्स कितना रहेगा, ये WHO ने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है। लेकिन FSSAI की एक स्टडी ये कहती है कि 96% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में हम लेते हैं, उसका जो शुगर कंटेंट है, या 63% ऑफ द अदर जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्ट, फैट या कैलोरीज पर 100 ग्राम्स की बात करें, दैट इज अबव WHO थ्रेशोल्ड। तो यानी कि जो शुगर की लिमिट WHO ने सेट करी हुई है, या जो सॉल्ट, फैट और कैलोरीज की लिमिट WHO ने सेट करी हुई है, तो ये जो प्रोडक्ट्स की जो स्टडी करी है FSSAI ने, उसके हिसाब से 96% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है उसमें जो शुगर जो थ्रेशोल्ड है वो एक्सीडेड है एज पर दी थ्रेशोल्ड लेड डाउन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ना अब रेगुलेटर, यानी कि यहाँ पे FSSAI की बात हो रही है, नाउ रेगुलेटर हैज टू मेक कंप्लायंस। अब देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आपको अब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको ये बोलें कि जी आपकी मर्जी है, आपने हेलमेट पहना तो पहनी है, या अगर आपने सीट बेल्ट लगानी है तो लगाइए, है ना। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो आपको फिर ये तो फिर कभी चलान होगा ही नहीं, ये तो सेंसिबल बात नहीं है। आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट डालते हैं अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या आप अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट डालते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि वॉलंटरी अडॉप्टेशन नॉर्म्स हम लोगों के लिए यहाँ पे शुरू कर दें? नहीं हो सकता। तो इस करके यहाँ पे अब FSSAI ने ये जो प्रपोजल रखा है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम का, तो FSSAI ने ये भी बात बोली है, फूड रेगुलेटर ने ये भी बात बोली है कि वॉलंटरी है, कि जो कंपनीज नहीं चाहती इस हेल्थ स्टार रेटिंग को अपने प्रोडक्ट्स पे रखने के लिए वो ना रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। बट दिस डज नॉट मेक सेंस कि जो रेगुलेटर है वो रेगुलेटर ही फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज को, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को कह रहा है कि आपकी मर्जी है, वॉलंटरी नॉर्म्स है। तो FSSAI कैन नॉट बी द एडवोकेट फॉर दीज फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फॉर दीज कंपनीज आर मेकिंग सो मच ऑफ जंक फूड। ठीक है, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। नाउ फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की यहां पे बात करें, FOPL की, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू फाइंड आउट कि कौन से किस्म का फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव, देन देखिए अब अगर 5 तरीके ना, उसमें से एक तरीका हेल्थ स्टार रेटिंग का बताया गया था, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का, तो ऐसे और 4 और तरीके भी हैं। ठीक है, अब वो 4 और कौन से तरीके हैं वो एडिटोरियल में मेंशन नहीं थे, बट जो मेन बात है वो यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने जो भी कोई आपने प्रपोजल स्टडी करा है, जो भी आपने चीज़ करी है, आपने क्या वो साइंटिफिकली स्टडी करा है कि क्या आप कंज्यूमर के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। अब कंज्यूमर अब देखिए इतना अवेयर नहीं है आज के टाइम पे, जैसे आपको मैंने बोला कि न्यूट्रिशन के मामले में, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स के मामले में बहुत सारे कंज्यूमर्स को अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, अब 20,000 लोगों का जो सैंपल साइज है वो तो बहुत कम है, जो IIM अहमदाबाद ने स्टडी करी है। 20,000 लोग क्या होते हैं, यहाँ पे आबादी देखिए 140 करोड़ आबादी है हमारे देश में, है ना। तो अब सिर्फ 20,000 लोगों के अब आधार पर हम नहीं कर सकते कि जी ये सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा हेल्थ स्टार रेटिंग का। अब कोई कूलर AC आप लेने जाते हैं, चलो वहाँ पर स्टार रेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन खाने के मामले में जो चीज़ आपके अंदर जा रही है, जो आप खा रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर भी होगा, कल को जाके आपको बीमारियां ना लगे। तो इस करके ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए उसको थोड़ा और साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM के अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की बात करें, IITs की बात करें, उन इंस्टीट्यूट्स को भी ओपन किया जा सकता है। पीयर रिव्यूड स्टडी भी होती है ना, कि आपने IIM अहमदाबाद ने एक स्टडी निकाली, लेकिन वो पीयर रिव्यूड नाम की जो चीज होती है ना, कि उसको रिव्यू करने वाला भी कोई हो ना। सिर्फ IIM अहमदाबाद है इस करके डजंट मीन कि उसने जो भी बात बोली है वो बहुत सही होगी, दैट वुड बी द गॉस्पेल ट्रूथ। ठीक है, नाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी मस्ट हैव द कैपेसिटी कि वो ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर सके ऑफ द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ द फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। ठीक है, नाउ देयर हैव टू बी सम टूल्स टू असेस द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज आप इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या एक्सक्लूड करना चाहते हैं ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टडी।
नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 20,500 लोगों का जो सैंपल साइज IIM अहमदाबाद ने सामने रखा था, इसमें बच्चों को, चिल्ड्रन हैव बीन लेफ्ट आउट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है, देखिए कंज्यूमर अवेयरनेस की बात हो रही है, तो अगर ये कौन सा सिस्टम बेटर है, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम बेटर है कि वार्निंग लेबल्स उसमें खाने के ऊपर डाल दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है। अब उसके लिए बहुत जरूरी है पहले लोगों को तो अवेयरनेस हो, लेकिन अगर लोग लिटरेट ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, अब इस सर्वे में जो हुआ है 20,500 लोगों का, इसमें लगभग 14% जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कभी स्कूलिंग ही नहीं करी और वो इलिटरेट हैं, ठीक है। और 28 to 35% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर दोज हु हैव नेवर रेड फूड लेबल्स, है ना। आप ईमानदारी से आप बताइए कितने लोग होंगे जो फूड लेबल्स देखते हैं, क्या आप देखते हैं फूड लेबल्स को? अगर देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कि जब आप कोई चॉकलेट लेने जाते हैं या कोई चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स कितना है। कोई लोग नहीं परवाह करते हैं कि कोई बात नहीं, खाना ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर मतलब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का भी ध्यान रखिए, ठीक है। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप सच में क्या जो कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं, चिप्स हो, बिस्किट हो, उसके पीछे आप लेबल देखते हैं? अगर नहीं देखते तो देखा करिए, ठीक है। उसमें क्या जो कैलोरिक कंटेंट है वो देखना बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ द यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन, जो कि 10 या 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं। अब ये जो 10 या 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, आपका कोका कोला, मिरिंडा, फैंटा, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो अब हमारा फूड रेगुलेटर दैट कैन नॉट गो अहेड विद अ ड्राफ्ट रेगुलेशन बेस्ड ऑन अ हाईली कंटेस्टेड स्टडी, जो कि पीयर रिव्यूड भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो FSSAI का डिसीजन है टू स्टिक टू अ हेल्थ स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन अ एल्गोरिथम नोन टू द फूड इंडस्ट्री ओनली, नाउ दिस इज नो लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे जब कोई आपने कोई स्टडी करी है और अगर उसका एल्गोरिथम हेल्थ स्टार रेटिंग का, किस बेसिस पे आप हेल्थ स्टार रेटिंग कर रहे हैं? 3 स्टार करिए, 4 स्टार करिए, चलो 10 स्टार करिए, लेकिन कुछ बेसिस तो हो, कुछ साइंटिफिक एविडेंस तो हो। अगर वो एविडेंस सिर्फ कंपनीज तक ही सीमित है, कंज्यूमर्स को नहीं पता, तो इस प्रपोजल का भी क्या फायदा फिर? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दोस्तों अगर आपका पहला अटेम्प्ट मान लीजिए अगले साल है और अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, आपको ये ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपने कुछ बेसिक स्टडीज ऑप्शन के बारे करी हुई है, कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, तो प्रेरणा मैम हमारे मेंटर हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो दोस्तों आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके फीचर्स भी यहाँ पे मैंशन है, तो अगर आपने इसको अवेल करना है कॉल जरूर करिएगा, या वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, अ स्टेबल पॉपुलेशन एंड अनमेट नीड, रिटन बाय SY कुरैशी। देखिए अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज 5 की जो रिपोर्ट है ये अभी सामने आई है, काफ़ी 6-7 महीनों से इसकी वेट हो रही थी, इसका इंतजार हो रहा था। ये जो एक्सरसाइज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, ये 30 साल हो गए लगभग, रिपोर्ट स्टार्टेड बैक इन 1992-93, और इसका जो 5वां राउंड है वो अभी 2019 से 2021 के बीच में कंप्लीट हुआ है। मल्टी राउंड सर्वे है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है फर्टिलिटी रेट्स के बारे, इन्फेंट मोर्टालिटी के बारे, चाइल्ड मोर्टालिटी के बारे। आई रिमेंबर पिछले साल भी जो इसके फेज 4 की फाइंडिंग्स थी वो भी हमने काफ़ी डिस्कस करी थी एडिटोरियल्स में, 2021 की बात है। तो कुछ फाइंडिंग्स टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो उस टाइम पे पिछले साल की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, वो यूपी में भी वो बिल बड़ा पॉपुलर हुआ था, 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला। तो उसको लेके भी बहुत एडिटोरियल कवरेज आ रही थी कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कि सिर्फ फैमिली में 1 चाइल्ड होना चाहिए। वो जो एडिटोरियल जैसे आ रहे थे कि हम क्या चाइना वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जैसे चाइना का नॉर्म था 1 चाइल्ड नॉर्म। तो इसको लेके हमने पिछले साल भी बातें करी थी। बहरहाल ये जानना जरूरी है कि NFHS जो 5th फेज है, ये जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है, चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, आपका प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, फर्टिलिटी रेट, और इसके आधार पे सरकार जो है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। Now, while there is a general improvement in these parameters, अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी की बात करें, डेफिनेटली अब इतने साल हो गए हमको आज़ाद किया, अब 1947 से लेकर अगर आज तक का अगर हम सफ़र देखें तो डेफिनेटली जो हमारा जो जेंडर रेशो है, जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, इन्फेंट मोर्टालिटी है, चाइल्ड मोर्टालिटी है, बहुत बेहतरीन है, आगे से बहुत इंप्रूवमेंट है, ठीक है। हालांकि कुछ कमी पेशी भी रहती है, दैट फॉर एग्जांपल गेन्स इन द चाइल्डहुड न्यूट्रिशन वर मिनिमल। अभी भी हमारा रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे है। तो हम अगर चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं, चाइल्ड माल नरिशमेंट की बात करते हैं, पुअर न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये सब इंडिकेटर्स अभी हैं। लेकिन बहरहाल जो वो हम सपना देखते थे आज से 30-35 साल पहले कि हम दो हमारे दो, फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इंडिया हैज़ फाइनली अचीव्ड द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 TFR, तो लगभग 2 TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल बेयर इन हर लाइफ टाइम, ठीक है जी। नाउ ऑफ कोर्स अब ये कहने की बात है कि नेशनल एवरेज अगर 2 है, डजंट मीन कि अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ इंडिया के हर एक स्टेट में जो TFR होगा वो 2 होगा। देयर आर लार्ज इंटरस्टेट वेरिएशंस एज वेल।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो लैगिंग स्टेट्स हैं, अगर हम बीमारू स्टेट्स की बात करें, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, यूपी है, ठीक है, उसमें से बहुत अच्छी बात यह है कि राजस्थान और एमपी जो कि बीमारू स्टेट्स में से आती हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बिकॉज राजस्थान और एमपी में जो टोटल फर्टिलिटी जो टीएफआर है वो 2 आ चुका है, यानी कि नेशनल एवरेज के बराबर आ चुका है। जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे टीएफआर 2 से ज़्यादा है, यानी कि 3 है, 3.5 है, वो यूपी है, बिहार है, झारखंड एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मणिपुर एंड मेघालय, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे भी जो टीएफआर है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज की हम बात करें, वहाँ पे टीएफआर 2 से भी कम है। आपके सामने देखिए, जैसे अंडमान में 1.3 है जो टीएफआर है, आंध्रा में 1.7 है, ठीक है, अरुणाचल में 1.8 है, चंडीगढ़ में 1.4 है, छत्तीसगढ़ में 1.8 है, हरियाणा में 1.9 है। तो काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि 2 से नीचे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम पंजाब की भी बात करें, पंजाब में भी 1.6 है, लेकिन देन अगेन यूपी 2.4, इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहले कुछ साल पहले यूपी में भी जो टीएफआर था, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 25 साल पहले की बात करें, तो 4 के आसपास था। ठीक है, बिहार में 3 है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 2 हो चुका है। तो ये आपके टेबल आपके सामने है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत इंप्रूवमेंट हमने देखी है, खास करके पिछले 3 डेकेड्स में। अब बात करते हैं अनमेट नीड की। देखिए, अनमेट नीड मतलब क्या होता है? अनमेट नीड होता है कि जो औरतें हैं, ठीक है, या तो वो शादीशुदा है या फिर वो मे बी लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, या अपनी जो चाइल्ड बेयरिंग जो है वो डिले करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है अनमेट नीड। तो अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, हु आर मैरिड और इन अ यूनियन, ठीक है, दे माइट बी इन अ लिव इन रिलेशन और व्हाटएवर, हु हैव एन अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, कि अभी वो बच्चा नहीं चाहते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज between 15 to 49 who are married or in a union into 100। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटे तौर पे ये बात समझ आनी चाहिए कि जो औरतें अभी शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं शादीशुदा, लेकिन अभी वो बच्चा नहीं चाहती हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट टू डिले द प्रेगनेंसी। अब मेकिंग पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ द नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत डिफिकल्ट टास्क भी है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे जो अनमेट नीड है, देखिए, अब अगर मुस्लिम्स की हम बात करें, देखिए, यहाँ पे मुस्लिम हिंदू वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिटरेसी की बात आती है। लेकिन आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे करते हैं, ठीक है, वो आबादी बढ़ा रहे हैं, और जो हिंदूज़ हैं वो आबादी का, जो हिंदूज़ हैं वो बच्चे कम। तो ये ऐसे थोड़ा नैरो माइंडेड थॉट ना काफ़ी ऐसे आ जाता है, पॉलिटिक्स में भी फिर ये वहाँ बीच में राजनीति भी आ जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट में हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या सिख वाली बात नहीं आनी चाहिए। द अनमेट नीड ऑफ द मुस्लिम कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट 11 क्लोज टू 12%, लेकिन 5 साल पहले वॉज अराउंड 16.5%। ठीक है, कंपेयर टू मुस्लिम जो अनमेट नीड ऑफ हिंदूज है दैट इज 9%। तो ठीक है, इंप्रूवमेंट है, पर यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम बिहेवियरल चेंज भी लेके आए। देखिए, अब अगर यहाँ पे इस सर्वे के हिसाब से 35% जो आदमी वो ये सोचते हैं कि जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स है, या अगर हम प्रेगनेंसी कंट्रोल की बात करें, ये सब जो मेथड्स हैं ये औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट वो ये बात इग्नोर करते हैं कि अगर हम पुरुष नसबंदी की बात करें, जिसको मेल वैसेक्टॉमी भी कहते हैं, दैट इज अ मच सिंपलर प्रोसेस दैन फीमेल ट्यूबोक्टॉमी। Right now, good news is that the momentum of Muslim acceptance of family planning has continued। तो यहाँ पे through birth control practices among Muslims is still the lead, लेकिन 47 यानी कि लगभग 47-48% मुस्लिम्स हैं जो कि अब फैमिली प्लानिंग की दिशा में मूव कर रहे हैं। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि 52 to 53% मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे नहीं इतना ध्यान दे रही है। लेकिन अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की भी बात करें, बट व्हाट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, एस.वाई. कुरैशी कह रहे हैं कि अगर हिंदूज की बात करें, दे आर ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड, कि चलो 58% हिंदूज तो हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को लेके सीरियस हैं, इसकी बात कर रहे हैं, बट दैट ऑल्सो मीन कि व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 42% ऑफ हिंदूज जो कि अभी फैमिली प्लानिंग के बारे नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये बिहेवियरल चेंज आ जाता है यहाँ पे। बहुत इंप्रूवमेंट है आज के टाइम पे दोस्तों। देखिए, आज के टाइम में मोस्टली नॉर्म क्या रहता है, बड़े बड़े शहरों में भी, या अगर हम थोड़ा अगर टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में भी जाएं, मोस्टली दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो आज के टाइम पे वो जैसे नॉर्म, जो जैसे पहले जैसे हमने चाइना में देखा था कि एक ही बच्चा होता है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बच्चे को, ठीक है, तो इस करके आज देखा जा रहा है कि मोस्टली हर एक फैमिली में 1 या मैक्सिमम 2 ही बच्चे होते हैं। कोई ज़माना था, ठीक है, आज से 30-35 साल पहले जाएँ तो 4 बच्चे 5 बच्चे बहुत नॉर्मल एक नॉर्म होता था, लेकिन अब लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। तो लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली प्लानिंग के लिए। यहाँ पे लिखा भी है, एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि धर्म नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज योर डिलीवरी ऑफ फैमिली प्लानिंग इज कंसर्न्ड। ठीक है, और अगर हम वुमेन की बात करें, दोज हु हैव अटेंडेड स्कूल
दोज हु हैव नॉट अटेंडेड स्कूल दे हैव अ TFR ऑफ क्लोज टू 3 एज अगेंस्ट जिन्होंने सिर्फ 12वीं भी पास करी हो, थोड़ी सी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, 12वीं तक भी पढ़े हैं, तो वहां पे भी उन औरतों का जो TFR है वो भी क्लोज टू 2 है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं करा। लेकिन सिंस मुस्लिम्स आर द मोस्ट बैकवर्ड इन ऑल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो इस करके जो उनकी बैकवर्डनेस है फैमिली प्लानिंग में वो भी रिफ्लेक्ट होती है, वो अंडरस्टैंडेबल भी है। लेकिन फिर यहाँ पे कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर कोई कम्युनिटी है जो थोड़ा बैकवर्ड है, जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे कैसे और कैंपेन्स रन किए जा सकते हैं, फैमिली प्लानिंग जो अवेयरनेस है उसको लेकर और कैसे कैंपेन्स एक्टिवली रन किए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो TFR है वो भी थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। खास करके अगर हम स्टेट्स की बात करें, अब यूपी की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, मेघालय की बात करें, जो स्टेट्स हैं वो लैगिंग बिहाइंड, बिहार है, ठीक है, झारखंड है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी कि और अवेयरनेस कैंपेन्स स्प्रेड किए जाए। तो अब ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है कि आज के टाइम पे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट आती रहती है, ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स की भी अब राजनीति चली है पीछे, तो चाहे वो जहांगीरपुरी है, चाहे वो खारगोन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, चाहे वो जोधपुर में हुआ पीछे, ठीक है। तो अब ये कहना कि जी मुस्लिम्स के साथ आप कोई काम धंधा ना करो, अगर कोई हलवाई की दुकान है वो मुस्लिम की है, या अगर कोई भी दुकान है, ठीक है, कोई टेलर है जो मुस्लिम है, तो उसके साथ आप काम ना करो, उसको अपने कपड़े मत दो, उसकी दुकान से कुछ मत खरीदो, तो ये सब जरूरी नहीं है। हमको ये राजनीति और ये हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई है इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ऑफ द ईयर 2000 उसको अचीव कर सकें, और प्रोग्रेसिवली हम ये कोशिश करें कि जो बाकी स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, झारखंड, वो भी TFR 2 और 2 से कम लेके आ सके। चलिए, लास्ट एडिटोरियल आज का दोस्तों रहेगा कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी, रिटन बाय सी रंगराजन। देखिए अब बहुत वेलकम मूव है कि जी यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन की जो बीमारी है वो तो कोई सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में 7.5% इन्फ्लेशन इंडिया में है ना। ये बीमारी जो इन्फ्लेशन की है, महंगाई की है, तो किसी भी देश में हो सकती है। आज के टाइम पे सारे देश ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत वेलकम मूव है कि अभी RBI ने रेपो रेट और CRR दोनों हाइक किया है ना। तो अब ये बहुत काफ़ी टाइम से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि इट इज़ हाई टाइम कि RBI इसको हाइक करे। हालांकि RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका ये कहना था कि जो भी इन्फ्लेशन है ये भी ट्रांजिटरी नेचर है। बहुत लंबे समय से वो ये कह रहे थे कि चलो अभी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी होएगी, ठीक है। अभी ये सब अभी सप्लाई चेन इशूज़ भी चल रहे हैं, सप्लाई साइड इशूज़ भी हैं, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेलकम मूव, ठीक है। अब देखिए अब RBI, अब ये तो अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। अब अमेरिका में भी CPI, क्योंकि देखिए आमतौर पे मॉनेटरी पॉलिसी में आज के टाइम पे तो जो यार्डस्टिक देखा जाता है वो CPI का देखा जाता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का नहीं देखा जाता। पर बहरहाल लोगों को नहीं पता कि CPI क्या है, WPI क्या है। जो देखिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं चलो उनको थोड़ा पता है, लेकिन जो आमतौर पर जो नॉर्मल पब्लिक है उनको तो यह है कि भी तेल के दाम इतने महंगे क्यों हैं, दाल इतनी महंगी क्यों हो गई है, चावल इतने महंगे क्यों हो गए हैं, ठीक है, जो खाना पकाने वाला तेल है वो इतना महंगा क्यों हो गया। पर बहरहाल अमेरिका भी अगर इन्फ्लेशन की बात करें, अमेरिका में भी लगभग 8.5% जो है इन्फ्लेशन का लेवल था, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इतना इन्फ्लेशन तो अमेरिका में इतने डेकेड्स में नहीं हुआ था, ठीक है। सो even though the RBI mandate is with respect to the CPI inflation, policy makers they cannot ignore the behavior of other price indices as well. अब impact on production की बात करें, देखिए जब कोविड आया तो मेजर कंसर्न पॉलिसी मेकर्स का क्या था कि डिमांड को कैसे रिवाइव किया जा सके, बिकॉज देखिए डिमांड बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, लॉकडाउन्स थे, तो लॉकडाउन पे आप कहीं मॉल में नहीं जा रहे हैं, कहीं आप घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, कहीं आप रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इकॉनमी को तो कुछ ना कुछ एक पटरी पे लेके आना था। डबल इंजन ग्रोथ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस करके बहुत जरूरी था कि कैसे हम डिमांड को रिवाइव कर सके। डिमांड को रिवाइव करने के लिए सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। अब जब लॉकडाउन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सब चीज बंद है, तो जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आगे क्यों आएंगे पैसा खर्च करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो वो कहेंगे कि सरकार 4 पैसे खर्च करे तो 2 पैसे हम तब खर्च करेंगे। तो ये कि भाई रेजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब प्रॉब्लम है, जब एकदम से ऐसा रिसेशन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड रिवाइव करने के लिए सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड किनीशियन प्रिंसिपल है, ठीक है, स्टैंडर्ड किनीशियन प्रिस्क्रिप्शन है। किनीशियन प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो जॉन मेनार्ड जो कीन्स थे, जो कि बहुत नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, ये उनकी फिलॉसफी है कि सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए, तभी डिमांड बढ़ेगी, अगर तो प्राइवेट सेक्टर अपना खर्चा नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। नाउ the expansion in government expenditure happened, but that did not immediately resulted in the increase in demand or increase in production, ठीक है, जहां पे खास करके उन देशों में जहां पे लॉकडाउन बहुत फ्रीक्वेंटली लग रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है, जो प्रिस्क्रिप्शन है कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाए, जो कि किनीशियन मल्टीप्लायर कहते हैं, किनीशियन प्रिंसिपल कहते हैं, ये काम तब नहीं करता। देखिए सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अ सेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, जैसे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो किनीशियन मल्टीप्लायर है, दिस डज नॉट वर्क जहां पे सप्लाई साइड इश्यूज हो, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में। तो पैंडेमिक के टाइम पे हमने काफी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी देखे हैं,
ठीक है। तो नेवरदलेस ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कि सरकार को अपना खर्चा बढ़ाने की, दिस इज स्टिल वैलिड इवन अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो इस साल का जो भी बजट पीछे आया था, तो निर्मला सीतारमण जी ने काफी एम्बिशियस बातें करी थी और ये भी कहा था कि जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी काफी इंक्रीज करा गया, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो लायबिलिटी क्रिएट करता है। चलिए अब इन्फ्लेशन के मुद्दे की बात करें। देखिए फोकस जो है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया का वो ये रहा है, खास करके पैंडेमिक के टाइम पे, चलो इंटरेस्ट रेट को हम छेड़ेंगे नहीं, उसको कम रखेंगे ताकि और लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल हो, लोग जो हैं वो थोड़े सस्ते दाम में लोन उठा सकें, जो बिजनेसमैन हैं उनको ईजी क्रेडिट मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों में चलो डिमांड तो बढ़ी नहीं, क्रेडिट ऑफटेक भी नहीं हो पाया था, ठीक है। नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ मनी वाज बिलो द ग्रोथ रेट इन रिजर्व मनी। अब रिजर्व मनी क्या होता है? रिजर्व मनी एक लाइन की डेफिनेशन है, रिजर्व मनी वो इज दैट मनी विच इज द करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स पार्क्ड विद द आरबीआई, ठीक है। अब ये चलो आरबीआई ने रेपो रेट कम भी रखा, लेकिन उसके चलते अब हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि क्रेडिट ऑफ टेक मार्केट में नहीं हो पाया। दिस इज बिकॉज ऑफ द लोअर क्रेडिट ग्रोथ विच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस सेंटिमेंट। अब भाई अगर लॉकडाउन है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो जो बिजनेसमैन है, चाहे उसको फ्री में भी इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल रहा हो, चाहे उसको 10 करोड़ का लोन बैंक दे रहा हो कि भैया आप ले लो 10 करोड़ का लोन, बस हमको कुछ मत देना, आप हमको इंटरेस्ट कुछ मत देना, तो वो कहेगा मैं क्यों लूँ 10 करोड़ का लोन भी, मैं क्यों लूँ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप दे रहे हैं, कहाँ काम आने वाला है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, लॉकडाउन है। तो ये यहाँ पे थोड़ा एक जो चीज़ है समझने वाली है कि ये पैराडॉक्स यहाँ पे हो गया। आमतौर पर सरकार जब खर्चा बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस सिचुएशन में पिछले 2 साल में सरकार का खर्चा बढ़ाना भी काउंटर प्रोडक्टिव रहा, बिकॉज डिमांड अभी भी रिवाइव नहीं हो पाई है टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो अब इन्फ्लेशन की बीमारी दुनिया जहान में है। अमेरिका की बात करें, ठीक है, अब अमेरिका जो क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इतने सालों से जो फॉलो करते आ रहा था, ठीक है, अब रिसेंटली अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, तो जिस दिन आरबीआई ने भी रेपो रेट और सीआरआर में हाइक किया था, तो अमेरिका ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट से हाइक किया था। और अमेरिका के जो गवर्नर है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है, इसको हम थोड़ा टाइट करने वाले हैं। बहुत सारे देश, अमेरिका क्या, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के देश भी जो है वो लूज बहुत एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे ताकि कैसे किसी तरीके से डिमांड रिवाइव हो सके। लेकिन अभी भी डिमांड रिवाइव नहीं हो पा रही, उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो अब ऑन जनवरी 1, 2020 जो टोटल असेट्स थे ऑफ द फेडरल बैंक, दैट स्टूड एट अराउंड अबाउट $4 ट्रिलियन, और अप्रैल 2022 में देखिए 2 गुना हो चुके हैं, ठीक है, बल्कि 2.5 गुना हो चुके हैं, इज क्लोज टू $9 ट्रिलियन। तो ये जो मैसिव एक्सपेंशन इन एसेट्स हुआ ना, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग व्हिच एसेंशियली मींस लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द फेडरल बैंक, ठीक है। तो चलिए अब आगे अगर मिसिंग पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे सी रंगाराजन क्या कह रहे हैं कि देखो जब हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं तो जो एनालिस्ट हैं इंक्लूडिंग द पॉलिसी मेकर, वो फोकस करते हैं कि भाई बस तेल के दाम बढ़े हैं, खाने के दाम बढ़े हैं, क्या सिर्फ इसी बात को मेजर करना बहुत क्या सफिशिएंट है इन्फ्लेशन को अगर हम देख रहे हैं? देखिए सप्लाई डिस्ट्रप्शंस भी होती हैं, ठीक है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन आल्सो एक्सप्लेन। अभी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, तो तेल के प्राइसेस में, चाहे सीरिया में क्राइसिस हो, सीरिया में लड़ाई हो, इराक में हो, ईरान में हो, तो ये तो होगा, ठीक है। ऑयल में वोलेटिलिटी, ऑयल हाईली वोलेटाइल है। अब इसको तो हम कहें कि बिल्कुल शॉक प्रूफ कर दें कि भी कहीं भी लड़ाई हो तेल के दाम ना बढ़े, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये तो रहेगा। ऑयल हो, वीट हो, राइस हो, कमोडिटीज हैं, इनके प्राइस तो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये देखिए क्या इन्फ्लेशन इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या इन्फ्लेशन क्या इसी चीज से ड्राइव कर सकते हैं कि चलो रेपो रेट हाइक कर दिया, सीआरआर हाइक कर दिया, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। यहां पे बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, चलो एक्सटर्नल इश्यूज आपके हाथ में नहीं है कि लड़ाई हो रही रशिया यूक्रेन में या सीरिया में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पैंडेमिक आ गया, लेकिन जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, अगर हम मैक्रोस की बात करें, ठीक है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, वो कितना कंट्रोल में है, बिकॉज डेफिनेटली दैट ऑल्सो हैज अ बेयरिंग ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एट द मैक्रो लेवल ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो बहुत भयंकर बात होती है, बिकॉज देखिए आप अपने अकाउंट में आपने कोई एफडी खुलवाई है, आपने अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं, अब इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा है, तो अगर आपको बैंक 3% दे रहा है इंटरेस्ट, तो आपको नेगेटिव ही मिल रहा है, वो तो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट ही मिल रहा है, यानी कि उल्टा आपको बैंक में पैसे रखने का कोई फायदा ही नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में नहीं लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चलो एटलीस्ट वहां पर अगर आपने 1 साल भी पैसे रखे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज में, तो कम से कम आपको 10% से ज्यादा मिलेंगे। बैंक्स में आज के टाइम पे पैसा रखना ही बहुत नेगेटिव माना जाता है कि बैंक में तो कुछ मिलने नहीं वाला, उससे अच्छा आप घर पे रख लो, बिकॉज अगर आप बैंक में रखोगे इन्फ्लेशन 7% है, 7.5% है, और बैंक आपको 3-3.5% दे रहा, तो आपको नुकसान ही है ना। इस करके इन्फ्लेशन से लड़ना बहुत जरूरी, लेकिन बहुत जरूरी ये बात भी समझनी कि सिर्फ महज रेपो रेट या सीआरआर को बढ़ाने से इन्फ्लेशन की जो लड़ाई है वो नहीं जीती जा सकती है। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, उसको सुधारने भी बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया कैन नॉट बी डिस्क्राइब जस्ट एज कॉस्ट पुश। अब आपके लिए एक और होमवर्क है
ठीक है। एक तो आपने चलो वो बताना है कि आप में से कौन है जो लेबल्स देखते हैं, अगर आप तो ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं, जब आप खाने पीने के लिए जाते हैं कहीं बाहर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप उसमें से क्या कौन ऐसे जो हैं बच्चे जो लेबल्स देखते हैं पीछे न्यूट्रिशन लेबल जो है। और एक और होमवर्क आपके लिए है, ये कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, ये दोनों चीज़ों ये क्या इसका व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल, इसकी डेफिनेशन जरा कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप तो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एक्शन ऑन लिक्विडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मच नीडेड विद अब सब्सिक्वेंट राइज इन बोथ द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड ऑन लोन। तो अगर आज रेपो रेट हाइक होता है, अगर कल लोन उठाने महंगे होते हैं बिकॉज रेपो रेट हाइक हो चुका है, तो द कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसफ्यूशन है, जो पब्लिक में जो पैसा बैंक्स देंगे, अब डेफिनेटली दैट विल हैव अ बेयरिंग ऑन द बैंक्स। ठीक है, अगर आज लोन आपको 7% पे मिल रहा था, तो अगर ऐसे रेपो रेट हाइक होता रहा तो आपको लोन आने वाले टाइम में 8% का मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी ये भी है कि उसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं, एफडी में पैसे डालना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ इंसेंटिव मिले। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो उनके एफडीज पे भी बढ़े, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पे भी बढ़े। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करिए, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना स्ट्रक्चरल लेवल पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो दोस्तों, क्योंकि आज FSSAI की बात हुई थी, तो इस करके आज यूपीएससी का जो PYQ है ये 2018 का है, रिलेटेड टू FSSAI। नाउ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये स्टेटमेंट 1 है। और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और question framed from the editorials: discuss the limitations of the FSSAI's draft regulation on implementing a health star rating system on foods and beverages, 150 शब्दों में। और literacy is the real determinant of fertility behavior, कमेंट करिए इस बात को 200 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।